अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ और बहुत सारी तैयारी के साथ ये है इमरान हसन, और थोड़ी सी कम तैयारी के साथ ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी तरफ से भी आपको जुम्मा मुबारक। बहुत ही खूबसूरत दिन, और हमारे लिए खूबसूरत एक तो जुम्मे के लिहाज से होता है, रहमत और बरकत भरा है, तमाम दिनों का सरदार है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए ये दिनों का सरदार इसलिए भी होता है क्योंकि वीकेंड आ जाता है और वीकेंड पे हम बड़े खुश होते हैं कि अच्छा नहीं, एक बात बताएं, आप बताएं आप इतना तैयार क्यों है आज? जुम्मे की वजह से, आपको नहीं पता? हाँ इस तैयार तो मैं भी हुई हूँ, बट स्टिल इमरान आज ये नाज़रीन खवातीन का इतना बड़ा मसला होता है कि ये लोग 2-2 घंटे तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, और एक कपड़े दूसरी बार पहनते नहीं हैं। और अगर गलती से मर्द थोड़ी सी खूबसूरत या थोड़ा सा अच्छा तैयार हो जाए तो कहते हैं आप इतने तैयार, आप रूटीन में भी तैयार घुमा करें ना, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको बात बताऊं, 15 मिनट मैक्सिमम में लेती हूँ, और आप कितने मिनट लेते हैं? 5 मिनट आते ही अच्छा बहरहाल ये गिला बहरहाल खवातीन के हवाले से जी हम मर्द हजरात का है कि जब भी मर्द बेचारे थोड़े से तैयार हो जाए तो इनको गिला हो जाता है, और ना हो तो कहते हैं कि तैयार क्यों नहीं होते। खैर इस पे भी हम बात करते रहेंगे। विद दैट हम हमेशा से चूंकि एक बात स्टार्ट में कोशिश करते हैं अच्छी करें, तो जुम्मा इस्लामी नुक्ता निगाह से बहुत अहम दिन है। काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो एक थोड़ी सी इंतहापसंदी है या थोड़ी सी सख्ती है, लहजों की सख्ती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमने आज इस दिन की मुनासबत से भी और ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वी हैव टू ट्राई कि वी शुड बी काइंड टू द पीपल। हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये बहुत ज़रूरी है। बी काइंड, ऑब्वियसली आपकी छोटा सा एक एक्ट जो है किसी का दिन बना सकता है, किसी का जो मूड, एग्जैक्टली। अगर आप चलते फिरते, मैंने बहुत अच्छा कल्चर देखा है बहुत सारी जगहों पे कि लोग आते जाते अगर दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता है, एक स्माइल दे देते हैं। तो अगर आप स्माइल दे देंगे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, हो सकता है अगले का दिन थोड़ा बेहतर हो जाए। दे दिए चले। हाँ, हम भी बड़ी स्माइल, इस स्माइल के साथ अब हेडलाइन सिखाते हैं आपको। मुल्क को आईनी और मुआशी बहरान से कैसे निकाला जाए? वजीर आजम शहबाज शरीफ और काबीना के 10 अरकान 3 दिन से लंदन में नवाज शरीफ से सलाह मशवरों में मसरूफ। सबको नून लीग के अहम फैसलों का इंतजार। सियासी महाजराई में इदारों से मुताल्लिक मुतनाज़ बयानात। ISPR की एक बार फिर गहरी तशवीश। अगर कोई समझता है कि फौज को तकसीम किया जा सकता है तो ये उसकी भूल है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का 2 टोक पैगाम। PTI की अवामी राबिता मुहिम जारी। इमरान खान का कहना है कि साजिश रोकने वालों को बताया कि मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाला, इसके बावजूद साजिश को ना रोक सके। साबिक वजीर आजम का अटक जलसे से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA की वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ वर्दे जुर्म से 3 दिन पहले ट्रायल की पैरवी न करने की दरखास्त। दस्तबरदारी के बावजूद अदालत ने फर्द जुर्म के लिए तमाम मुल्जिमान को 14 मई को तलब कर लिया। सूरज की गर्मी ने हर जानदार को मुरझा दिया। ग्लेशियर पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 70 लाख अफराद मुतासर होने का खदशा। वजारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम ने सबको खबरदार कर दिया। और सहराए चोलिस्तान, शहरी और मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। चोलिस्तान के बासियों ने दूसरे इलाकों में नकल मकानी शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, वेलकम बैक टू बड़ी खबर। इससे पहले कि हम बड़ी खबर और सियासी सूरत हाल की बात करें, कराची में रात को एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसका तस्करा बहुत ज़रूरी है। कराची सदर का इलाका है जहाँ पे एक बम धमाका हुआ रात को, जिसमें 8 गाड़ियाँ तबाह हुई, एक शख्स के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। ये मनाज़िर रात के जो हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि अब 9 पहुँच गई है तादाद, 9 ज़ख्मी हैं। इसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। वज़ीर दाखिला ने इसका नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का जानी नुकसान के ऊपर गहरा इजहार अफसोस भी सामने आया है। इस धमाके के बाद जो कानून नाफिज करने वाले
वाले इदारे हैं वो यहाँ पे पहुँच गए, जिसमें पुलिस थी, रेंजर्स थी, उन्होंने शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। अभी तक तहकीकात जारी हैं इस हवाले से और बहुत अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या है। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पर बात करें। और एक 25 साल नौजवान है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इसमें जाँ बहक हुए। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे आने वाले बुलेटिन्स में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम कुछ सियासी गर्मा गर्मी की, जो कि एज यूजुअल वी आर ऑलवेज सेइंग कोई एक दिन तो आएगा अरमला हसन जब हम कहेंगे कि अब टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी नहीं है, अभी बढ़ता जा रहा है। बयानबाजी है, इल्ज़ाम तराशी है, ये सिलसिला तेज से तेज तर होता जा रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि ISPR की बार बार वजाहत के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से इस वक्त जो रियासती इदारे हैं, पाक फौज है, उनको सियासत में जो एक लाने का, घसीटने का अमल जारी है और ये खेल अब भी मुसलसल चल रहा है। कल रात को एक बार फिर DG ISPR को मीडिया के ऊपर आके दोबारा से अपील करना पड़ी। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि ये न करें, हमें फौज जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, सियासत के बीच में ना लेकर आएँ। अगर हम पिछले 2-3 बयानात उठाकर देखें तो फवाद चौधरी ने, आपको याद ही होगा, अभी रिसेंटली आई थिंक 2 दिन पहले की बात है, जेलम के जलसे में न्यूट्रल होने पर फौज के सवालात उठाए थे। ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक़ एक बयान दिया। कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कोर कमांडर पेशावर के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। सो ये सिलसिला जारी। और गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक की, उसमें भी उन्होंने कोर कमांडर पेशावर के बतौर आर्मी चीफ तकर्री के हवाले से बयानबाजी की, जिससे इस वक्त अस्करी क़यादत शदीद नाला नजर आती है। बिल्कुल, अस्करी क़यादत से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात पर ISPR का एक बार फिर सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने गहरी तशवीश का भी इज़हार किया है और हालिया बयानात को इंतहाई नामुनासिब करार दिया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस हवाले से कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। स्पेशली पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऐसे बयानात दिए गए हैं हमारी सीनियर लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। और बार बार हमने काफ़ी अरसे से हम बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, और बार बार ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा मत बनाएं। और हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस इन जिम्मेदारियों के ऊपर है, अपनी मुल्क की हिफाजत के ऊपर है। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फ़ौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। DG ISPR ने क्या कहा आपने सुना। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब ने अटक में अवामी ताकत का मुजाहरा किया, साथ में उन्होंने ढके अल्फाज में साजिश ना रोकने पर अफसोस का इजहार भी किया। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। हमने जो किसानों की मदद की, सबसे ज्यादा पैदावार किसानों ने हमारे दौर में की, तो जब ये हो रहा था तब ये साजिश हुई। तो मेरी आज बात सुनिए अटक के लोगों, जब ये मुझे साजिश का पता चला तो मैंने उन लोगों को, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी बताया, मैंने शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि बताओ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। और आज क्या हुआ? आज पाकिस्तान का रुपया तेजी से गिर रहा है। इमरान खान फिर वही बात कर रहे हैं और समझते हैं कि जिनके बारे में कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। तो इस मौके पे एक जुमला तो कहना बनता है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाप तो सारा जाने हैं। दूसरी जाने बात करें लंदन में सियासत के हवाले से तो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के 10 अरकान इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और मुल्क को आइनी, सियासी और दीगर मौशी बहरान से निकालने के लिए सलाह मशवरों में मसरूफ़ है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो भी ये DG ISPR की जानिब से एक बार फिर इस हवाले से जो तशवीश का इजहार किया गया उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। ऑब्वियसली हम इन हालात, जिस तरह की अभी करंट सिचुएशन है मुल्क के अंदर और
सियासी पार्टीज़ हैं, सियासतदानों की जानिब से जिस तरह से इदारों को बीच में घसीटा जाता है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ये सोचे बगैर कि अभी हालात की संगीनी क्या है, हमें इस हवाले से सियासतदानों को बोलने से पहले तोड़ना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सियासतदानों को अपने जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो इस तरफ फंस जाते हैं कि मुख्तलिफ इदारे उनको किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी मदद नहीं करनी चाहिए। मसला ये आता है कि जो हर पार्टी ये चाहती है, एक तरफ ये बात होती है कि फौज को और दूसरे इदारों को जो है सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और जब वो अगर वो न्यूट्रल होते हैं या अपने फराइज तक महदूद रहते हैं तो फिर दूसरी तरफ से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। असल मसला पाकिस्तान की सियासत में ये है कि सारी पार्टियां चाहती हैं कि उनको पैटर्नेज मिले, और वो पैटर्नेज अगर उनको नहीं मिलती है या उनके राइवल्स को मिलती है तो उसके ऊपर जो है उनका वावेला भी होता है। बेहद वक्त आ गया है, तो अब ये समझना चाहिए कि बजाय इसकी इस तरफ बात की जाए कि कौन किसको कमांडर इन चीफ बनाना चाहिए, किसको जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि लोग सियासतदान, सियासी पार्टियां, हुकूमत जो है अपने मसाइल की तरफ तवज्जो करें और ना कि इस तरफ जो है वो करें। मेरे ख्याल ये खासी खतरनाक सूरत हाल हो सकती किसी मुल्क। ठीक है जाहिद साहब, पहले जब सियासी जमातें मुल्की मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देती थी या मुल्क की जानिब करप्शन ज़्यादा हो जाती थी या कुछ ऐसे मामलात होते थे, तो कोई ना कोई ऐसी तीसरी फोर्स होती थी जो कि हेल्प आउट करती थी, असिस्ट करती थी, मॉडरेट करती थी सिचुएशन को, अपना बतौर मॉडरेटर किरदार अदा करती थी। अब सियासी जमातें मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ जब लगी हुई हैं, हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि मुल्क एक खाई की तरफ जा रहा है, वो एक मुआशी खाई है जिसके अंदर हम गिरने जा रहे हैं, और इस बात का हमें बहुत अच्छे तरीके से इदराक है, लेकिन सियासी जमातें अपनी किसी अमल से इस इदराक की वजाहत नहीं कर रही कि उनको भी इस चीज़ का इदराक है। तो फिर कौन समझाएगा सियासी जमातों को ये एजेंडा, कौन बनाएगा? चूंकि जितनी टॉप लीडरशिप है वो तो कभी एक दूसरे पर और कभी इदारों पर तनकीद में बिजी है। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त। जिस तरह से मुल्क को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत ही जो है तशवीशनाक है। न सिर्फ सियासी सूरत हाल है बल्कि माशी अगर देखा जाए हालात बहुत ख़राब होते जाते हैं। और आज सूरत हाल ये है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो वो उसके कोई नताइज नजर इसलिए नहीं आएंगे कि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई इस मुल्क के अंदर कि जो है अगर फर्ज के जो भी जिसके हक में फैसला नहीं होगा इलेक्शंस में वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सियासतदानों को तो चाहिए था कि इस बहरान से को खत्म करने के लिए, इससे निकलने का रास्ता ये हो सकता था कि तमाम सियासी कुव्वतें जो है वो कम से कम चंद नुकात पे इत्तफाक करती ताकि जो इलेक्शन जो है अगर होने जा रहे हैं तो वो आराम के साथ हो सके। देखिए, दुनिया में जहाँ जमहूरियत परवान चढ़ती है वहाँ सबसे बुनियादी चीज ये आती है कि उनका एतमाद होता है इलेक्शन पे, अपने इदारों पे। जब इदारों और इलेक्शंस पे अपना एतमाद खत्म हो जाता है तो फिर ये है कि आप जमहूरियत को भी नहीं चला सकते हैं, ना ही जो है वो सही तौर पर मुल्क के हालात को आप काबू कर सकते हैं। और पाकिस्तान का असल मसला यही बन के आता है। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि कोई दूसरे इदारे इसमें आपके मुदाखलत करें, वो और हालात को खराब कर देते हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में हमने यही देखा है कि मुख्तलिफ अदवार में जो आपके जो है जमहूरी या सियासी अमल जो है वो रुकता रहा है। उसके नतीजे जो है बाद में हमें पता चलता रहता है, जो कि आज पोलराइजेशन जो बन के आ रही है इस मुल्क में, एक उसकी वजह ये भी है कि जो है मुख्तलिफ औकात में आपका सिस्टम जो है इंटरप्ट होता रहा है, उसको जो है किया जाता रहा है। तो मेरे ख्याल ये कि ये तमाम चीजें जो है हमें सबक देना चाहिए और खासतौर पर सियासतदानों को समझना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना करें कि जहाँ इतना बड़ा खला जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पैदा हो और फिर दूसरी ताकतों को या गैर जिसको हम कहते हैं कि ये जमहूरी सिस्टम कोई जो है उसमें मुदाखलत हो। ठीक हो गया। जाहिद साहब, दूसरी जानिब जो लंदन के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर 10 अरकान काबीना के इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, सलाह मशवरे हैं, जो मुल्की मईशत है, आइनी बहरान है, दीगर मामलात हैं, आपको क्या लगता है नून लीग की जानिब से किस तरह की ये जो मौजूदा हुकूमत है, किस तरह के अहम फैसले मतवक्के हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि लंदन जाके नवाज शरीफ साहब की सलाह मशवरों के साथ किए जा सकते हैं? देखिए, एक तो ये बहुत अजीब सा मालूम हो रहा है कि हुकूमत तो यहाँ पे बनी हुई है और जो सारे फैसले जो है वहाँ पे लंदन में जाके हो रहे हैं। इसकी ऑप्टिक जो है या लोगों पे जो उसका तासुर सही नहीं पड़ता है। एक तरफ से जब से हुकूमत आई है तकरीबन उसको 4 हफ्तों से ज्यादा हो गई है,
लेकिन वो एक स्टेट ऑफ पैरालिसिस में है, मतलब वो ना कोई भी कदम नहीं उठा सकती है। और अगर हम 4 हफ्तों को देखें तो ना ही कोई सियासी पॉलिसी है इनकी, ना ही कोई माशी पॉलिसी है, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तेजी के साथ जो है माशी सूरत-हाल खराब होती जा रही है। ऐसा इनको एक सबसे बड़ी बुनियादी ये थी कि कोalition गवर्नमेंट है, सबको मिलकर फैसले करने, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपको फैसले नहीं करने थे और आप जो है इस काबिल नहीं है कि आप सख्त फैसले कर सकते हैं, और ऐसे तो आपको फिर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, फिर आपको इलेक्शंस में जाना चाहिए था। अब ये सूरत हाल जो बन के आ रही है, और सबसे बुरा जो असर पड़ता है वो ये रहता है कि ऐसा मालूम होता है कि कौन हुकूमत चला रहा है किसी को पता नहीं है। एक तरफ तो कहा जाता है कि ये वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब हैं या कोalition है, लेकिन वो हर हिदायत लेने के लिए जो है वो लंदन रवाना हो जाते हैं। तो लोगों में यही तासुर पैदा होता है कि यही एक ख्याल पैदा होता है कि हुकूमत चला कौन रहा है। तो अब ये कि आप लंदन जाके फैसले करेंगे तो उसके असर जो है यहाँ पे कोई सही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग लंदन में बैठे हुए हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सही। और अगर ये बहुत से ऐसे बात से बयानात आ रहे हैं उससे बहुत ही मुतज़ाद हैं, जो कि हालात यहाँ पे हैं उससे बहुत ही मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। मतलब ये है कि एक तरफ तो जो आपकी वजीर ये खजाना है मुफ्ती इस्माइल जो है वो दूसरे बयानात दे रहे हैं, वो जो है वो IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो साल डार साहब जो कि पहले वजीर बिल्कुल मुतज़ाद आ रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा जो है मसला बन के आ रहा है। ज़ाहिद साहब, कल वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि एक हाई लेवल पार्लियामेंट्री कमीशन होना चाहिए जो कि आइन शिकनी के इक़दामात को प्रोब करे और देखे। सदर मुमलिकत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इन्होंने ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं और इस बात का तयन होना चाहिए कि अगर वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं तो वो काबिल सज़ा हैं। कल उन्होंने कहा कि एक कमीशन होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या एक कमीशन बनना चाहिए? जो सूरत हाल 3 अप्रैल से ऑनवर्ड्स गुजरी है, और अगर ये कमीशन बनता है तो क्या इसके अंदर इन केस अगर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर या साबिक़ या मौजूदा सदर मुमलिकत इसके अंदर आते हैं तो सज़ा होगी, उनको हो पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल वक्त अब ये नहीं है कि इन तमाम चीजों को जो तनाज़ात को किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा जो मुल्क का मसला आता है वो ये कि आप हुकूमत चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अब मसला ये आता है कि अगर आप फैसले ही नहीं कर पाते, हुकूमत चल नहीं रही है 4 हफ्तों से, तो अगर आप अपनी तरजीहात जो है वो उसको तकसीम करते हैं या इन चीजों पे चले जाते हैं कि किसको सजा होनी चाहिए किसको नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल आगे बढ़ना चाहिए। ये मसाइल छोड़ देना चाहिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इस वक्त तवज्जो सारी मरकूज होनी चाहिए कि आप मुल्क के हालात को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, जिन मसाइल के सामने है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। ठीक हो गया। ज़ाहिद साहब, दूसरी जानिब जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है और फिर अपोजिशन में जो इमरान खान साहब का किरदार है, ऑब्वियसली हुकूमत के लिए भी ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है एक तरह से अगर देखा जाए तो। लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब अब सड़कों पर निकलेंगे, आइंदा जो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और जल्द इलेक्शन के हवाले से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट कुछ आई थी, फिर नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा। सो जल्द इलेक्शन कराना क्या हुकूमत के लिए फेजिबल है? और दूसरी जानिब जब जैसे कि हम इमरान खान साहब की बात करें कि वो भी सड़कों पे निकल आए हैं, वो भी अवामी राब्ता मुहिम की जानिब है कि जल्द इलेक्शन कराए जाए। देखिए, इमरान साहब की जो अपनी सियासत है वो जो है उससे फायदा उठा रहे हैं जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। आज से चंद हफ्तों पहले जब उनकी हुकूमत थी तो सारा लगता था कि तमाम जो है तवज्जो उनकी तरफ मरकूज थी, उनकी हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसकी तरफ मरकूज थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो है इमरान खान साहब ने एक नए नैरेटिव के साथ अपना जो है वो जो लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं, और वो जो है एक लिहाज से खतरनाक भी है। मतलब ये है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो दे रहे हैं, या वो ये कहते हैं कि बाहर से मदाखलत हुई, वो जो ठीक है, लोगों के जज्बात तो आप उभार सकते हैं और जो है तवज्जो जो हटा सकते हैं आप दूसरी चीजों से, लेकिन उसके असर बहुत अच्छे नहीं पड़ते। ठीक है। और हमारे मुल्क की जी, अब तो पूरी लीडरशिप ये कहना शुरू हो गई है। कल जो लंदन से भी बयानात आ रहे थे वो भी अर्ली इलेक्शन के बारे में थे। मरियम नवाज का भी जो कल बयान आया वो भी अर्ली इलेक्शन के बारे में था, और PTI तो अर्ली इलेक्शन मांग ही रही है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, हु इज एक्चुअली लीडिंग दिस होल प्रोसीजर, हु हैज बीन लीडिंग दिस होल प्रोसीजर ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि पहले रिफॉर्म्स करेंगे उसके बाद इंतखाबात करेंगे। तो क्या इस्लाहात के बाद इंतखाबात अगर होते हैं तो वो इस्लाहात क्या काबिल कबूल होंगी तरीके
तहरीक इंसाफ के लिए, जिसको अक्सर वो चीज़ें कबूल नहीं होती जो उसके हक में नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, इन इस्लाहात को तो बड़ा वक्त चाहिए और इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि हम अक्टूबर 2022 से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते, तो उसके बावजूद खान साहब का ये लॉन्ग मार्च इलेक्शन का ऐलान करें, क्या ये दुरुस्त होगा करना? देखिए, आम हालात में तो ये होता कि जब इस किस्म के बहरान होते हैं तो फिर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन असल मसला यही बन के आता है कि इंतखाबात जो है इसलिए मसला हल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है बुनियादी चीजों पे इत्तेफाक नहीं होता है सियासी जमातों में कि किस तरह से इलेक्शन के जो फैसले हैं उनको जो है आप नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बनाए। ठीक है, इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन सब पार्टियों को मिलकर इस्लाहात की जरूरत है। फर्ज कीजिए कि जो है अब तक कोई हमें वाज़ेह तौर पर सूरत हाल नजर नहीं आती है कि जो हुकूमत इस वक्त कौन से इस्लाहात चाह रही है और क्या वो इस्लाहात काबिल कबूल होंगे अगर फर्ज किए तहरीक इंसाफ को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो जब तक जो है वही कारआमद होते हैं इस्लाहात या इस इलेक्शन पे एतमाद उसी को बहाल हो सकता है जबकि तमाम सियासी पार्टियां कम से कम इन चीजों पे इत्तेफाक करें, क्योंकि जमहूरियत उस वक्त चल नहीं सकती है जब तक कि आप इंतखाबात के नतीजे। तो आप बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जब इस्लाहात अगर होती भी हैं और उसमें सब पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई शामिल नहीं होती तो उसका फायदा नहीं होगा या वो इतनी मुअस्सर नहीं होंगी। जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त और इस आम मामले पर अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। जैसी सूरत हाल है, आपने जाहिद हुसैन साहब का तज्जिया सुना, इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और अब हम आपको खिलाएंगे खाना, वो भी मज़ेदार खाना। सुबह सुबह अगर आपका दिल नहीं भी करा तब भी ज़बरदस्ती खाएं क्योंकि आपको वो चीज़ खाना पड़ेगा। फरियाल राना जी आज किसी रेस्टोरेंट में गई हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या खाने खाए हैं और क्या खिला रही हैं मम्मी, देखते हैं आज के देसी फूड। आज मैं आई हूँ जोहर टाउन स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में। आए चलकर देखते हैं यहाँ का स्वाद कैसा है और ये बनाते क्या क्या हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की ऑनर किरत आफ्ताब साहिबा। आप मुझे बताएं, एज अ वीमेन आप घर में तो खाना बनाती थी लेकिन बाहर निकलकर हिम्मत करके रेस्टोरेंट बनाना, ये ख्याल कैसे आया? बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, मुझे लाहौर आए हुए 10 से 12 साल हो गए हैं। तो जब हालात मुश्किल हुए, क्राइसिस आए, अल्लाह का शुक्र है बचपन अच्छा देखे है, चीज़ों में क्राइसिस नहीं देखे, पैसों की तंगी नहीं देखी। 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी एजुकेशन और चीज़ें। तो लाहौर शिफ्ट करके मैंने फिर यहाँ पे स्कूल टीचिंग की, फिर मैंने फ्रोज़न फूड किया, स्टार्टेड विद नगेट्स है, रोल हैं, समोसे हैं, इस टाइप की चीज़ें ना, तो वो लोग पसंद करते थे। उसके बाद लोगों ने कहा कि आप हमें 5-6 लोगों का खाना दें, फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। लाइक चिकन कढ़ाई है, इस तरह बिरयानी है, इस तरह के आइटम्स, इस तरह वो बढ़ते गए। 25 लोगों पर आया, 30 लोगों पर आया, तो वो मैंने फिर इवेंट्स शुरू कर दिए। फिर मैंने अपनी केटरिंग कंपनी बनाई, फिर मैंने 25 लोगों से स्टार्ट किया और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 800-1000 बंदे का इवेंट करती हूँ। अब वहाँ जो मेरे क्लाइंट्स थे जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो लोग जैसे मेरे कुछ आइटम्स हैं, तवा चिकन है, बन कबाब है, बारबेक्यू है, तो वो कहते थे कि हम ऐसी ये चीज़ें हम कहाँ पर खा सकते हैं। फिर मैंने हिम्मत की, अपने साथ कोई 2-3 पार्टनर्स मिलाए और फिर ये उनके साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोला। आपके मुश्किल टाइम में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया आपका? सपोर्ट आपको सिर्फ फैमिली कर सकती है, वर्बली कर सकती है, लेकिन अगर आप एक औरत खुद ठान ले कि उसने कुछ ना कुछ करना है और जब उसके बच्चों को वो देखे कि उसकी एजुकेशन और चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है या वो काफ़ी चीज़ों में वो दूसरों को देख के वो देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे उनके कज़न्स हैं और जो भी उनके ऑल अराउंड फ्रेंड्स हैं वो कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहे, तो फिर जो एक माँ होती है ना, वो मेरा ख्याल है कि जो माँ है ना वो एक शेरनी बन जाती है, वो एक औरत से एक शेरनी बन जाती है। एक आदमी जब इतना बड़ा बिजनेस बनाता है तो उसको बाकी लोग सपोर्ट करते हैं खुले दिल से, लेकिन जब एक औरत अपने पाँव पे खड़ा होने लगती है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, मुश्किलात तो बहुत आई। सबसे पहले तो मेरी इतनी एजुकेशन नहीं थी, मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी होगी और डरपोक बहुत थी। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया
तो बहुत डरती थी मैं ना लोगों से, और ख़ासकर मर्दों से तो मैं बहुत ही घबराती थी कि ये जैसे मुझे भी ना खा जाएंगे। और आपको पता है कि औरत काम करने निकले तो मर्द कितना उनको लेग पुलिंग करते हैं और कितना इश्यूज़ खड़ा करते हैं। लेकिन जब मैं घर जाती थी और मैं अपने बच्चों को देखती थी कि मेरी वजह से या पैसों की वजह से उनकी एजुकेशन छूट गई है, या वो स्कूल नहीं जा पा रहे, या वो खाना नहीं खा पा रहे, और हमें कंधे पे गुजारा करना पड़ रहा है, हमारे घर की बिजली भी कट गई है और बहुत सारी इश्यूज़। लेकिन जब मैं अपने बच्चे देखती थी ना तो मुझे उस चीज़ ने मुझे बहुत पावर दी है। तो जितने लोगों ने मेरी लेग पुलिंग की, मुझे खींचा, ये औरत निकलेगी, लोग बातें करेंगे, ये देर से आती है, मुझे लोगों ने बहुत बातें की कि क्योंकि मैं काम पे निकलती थी, मुझे जाना होता था, मैं खाना भी बना रही होती थी, मैं उसको डिलीवर भी कर रही होती थी, मैं सब कुछ खुद करती थी। मतलब फूड भी मैंने खुद बनाना है, मेरे पास कोई मासियाँ नहीं होती थी, कोई नौकर नहीं होता था, मैं बनाती भी खुद थी, उनको डिलीवर भी खुद करती थी, पैक भी खुद करती थी। उसमें पेमेंट्स का भी इशू आता था, इश्यूज़ बहुत आते थे। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखती थी ना, और जब मैं देखती थी मेरे बच्चों के फेस पर उनकी स्माइल नहीं है, तो बस वो उस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी अम्मी ने, मेरी बड़ी बहन ने, मेरे फ्रेंड्स ने, इन्होंने मुझे वर्बली बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे पावर दी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कहा कि फ्रूट की रेडी भी लगानी पड़े तो लगाओ। मैंने किया, मैंने रेडियो का पता किया, लिटरली मैंने 5-5 हज़ार की मिलती थी फ्रूट की, किसी ने कहा एक भैंस खरीद लो, दूध बेचो, मैंने वो भी किया, मैंने ट्राई किया, लेकिन वो मुझे समझ आई कि वो मेरे बस का काम नहीं है। फिर मैंने एक छोटी सी शॉप ली जहाँ मैंने कोशिश की कुछ समोसे पकौड़े, अगर मुझे दिन का 1000 रुपये भी आ जाए तो महीने का 30,000 बनता है, तो मैंने वो भी किया, लेकिन वो भी मैं नहीं चला पाई। तो मैंने मुश्किलात बहुत देखी, बहुत सारी चीज़ें की और वो फ्लॉप भी हुई। आप कितना टाइम देती हैं अपने रेस्टोरेंट को? कभी कभी तो पूरा दिन, और रात भी हो जाती है, लेट नाइट हो जाती है, कभी मेरे इवेंट्स होते हैं तो मैं नहीं भी आ पाती, क्योंकि मैं खुद कराची से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ पे कराची का टेस्ट दिया। खासकर मेरा बारबेक्यू है, मेरे तवा आइटम्स हैं, और मेरा अंडा शामी बर्गर है, तवा चिकन है, फिर साथ हमने कुछ कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड भी ऐड किया है। तो ये मेरा जो देसी फूड है ये बहुत स्पेशल है। तो इनको देखने के लिए, क्योंकि किसी दिन भी ना हो तो कभी कोई चीज़ गंदी पाई जाती है, कभी कोई फूड में प्रॉब्लम आ जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि एक बार सुबह मैं चीज़ों को ट्रायल करके, टेस्ट करके फिर मैं यहाँ से निकलूँ। कराची वालों का और लाहौरियों का खाने का टेस्ट डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर कौन सा टेस्ट दे रही हैं? क्या रेसिपी डिफरेंट है या फिर मसाला जात? हम बेसिकली कराची का फूड यहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं। कराची की रेसिपीज़ है, कराची के मसाले हैं, ऑफ कोर्स हमारी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। हमारा बारबेक्यू, खासकर हमारी बीफ बिहारी बोटी, हमारी चिकन बिहारी बोटी, हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा कराची से कम स्पाइस लेवल रखें, लेकिन बेसिकली कराची के, हमारे शेफ्स भी कराची के हैं, एक्सेप्ट थोड़े बहुत वो कश्मीर के हैं। लोग यहाँ पर ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? लोग यहाँ पर ज़्यादातर हमारा बारबेक्यू और हमारे जो तवा आइटम्स हैं, हमारा तवा चिकन बहुत स्पेशल है, और मद्रासी हांडी ये पसंद करते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो तो फास्ट फूड को पसंद करती है, लेकिन देसी जितना भी हमारा सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। तवा चिकन मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि आपका तवा चिकन डिफरेंट है, तो वो कैसे डिफरेंट है? इसकी ग्रेवी बहुत स्पेशल है। ज़्यादातर लोग जो तवा चिकन दे रहे होते हैं बिल्कुल ड्राई होता है, हमारा थोड़ा ग्रेवी के साथ है। ऑफ कोर्स हरी मिर्ची और नींबू तो उसमें लेमन वगैरह तो होता ही है, लेकिन जो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत स्पेशल है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम दिया। मैं दुआ करती हूँ कि आप ऐसे ही तरक्की करती रहें और दूसरी औरतों के लिए भी मिसाल बने। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है शेफ असद। आप क्या बना रहे हैं? मैं इस टाइम अपनी मद्रासी हांडी बना रहा हूँ जो हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल है। इसमें हम ये देसी घी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कस्टमर के डिमांड के ऊपर हम देसी घी यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारे सारे खाने जो हैं बटर के साथ बनते हैं। ये आपने कौन सा ऐड किया इसमें? ये हमारा बोनलेस चिकन होता है, ये थाई में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कोई भी चिकन यूज़ नहीं करते अपनी हांडियों में। इसको तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? इसे तैयार होने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसमें आप और कौन से मसाला जात यूज़ करेंगे? इसमें हमने अपनी स्पेशल ग्रेवी तैयार की हुई है जो मैं अभी आपके सामने इसमें डालता हूँ। तो मुख्तलिफ मसाले जात जो हमने अपनी रेसिपी में डाले हुए हैं, जैसे कि इसमें काजू है, तिल है, टमाटो पेस्ट, काफ़ी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हुई हैं। मद्रासी हांडी और दूसरी हांडी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इसमें हमारी ग्रेवी का काफ़ी फ़र्क है, इसमें मसाले जात का काफ़ी फ़र्क है।
अच्छा, मद्रासी हांडी स्पाइसी होती है या फिर नॉर्मल? ये कस्टमर की डिमांड पे होती है, चाहे वो स्पाइसी करवाए चाहे नॉर्मल करवाए। वैसे बेसिकली ये दरमियानी होती है, ना ज़्यादा स्पाइसी होती है ना नॉर्मल होती है। इसमें हम ये मक्खन ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू, इसका जायके में बहुत फ़र्क आ जाता है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। हम बात करेंगे कुछ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान पर भी इसके बहुत बुरे असरात, कहा जाए गलत तो ये गलत नहीं होगा कि बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बारिशें मामूल से कम होने के बाद सहराए चोलिस्तान में इन दोनों खुश साली की जो कहा जाए लपेट में। पानी का जखीरा खत्म होने से सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए, जबकि चोलिस्तान के बासियों ने नकल मकानी भी शुरू। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि कुछ 1700 टोबों में से सिर्फ 200 टोबे ऐसे हैं जिसमें 8 से 10 रोज़ का पानी बाकी रह गया, और यही वो ज़रिया होता है जिससे यहाँ पे पानी की ज़रूरियात पूरी होती हैं। माल मवेशी जो इनकी चरागाहें हैं उनमें घास ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है। आप देख भी सकते हैं मनाजिर। इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं हमजा शहबाज, उन्होंने चोलिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल पर नोटिस तो लिया है। कमिश्नर बहावलपुर को हंगामी बुनियादों पर चोलिस्तान के मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी के लिए इक़दाम की भी हिदायत की है। इस पर कितना काम हुआ है? बज़ाहिर ऐसा लगता है काम नहीं हुआ। हालात बहुत मखदूश हैं और लोग बहुत मुश्किल में, और मवेशी जो कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में मर रहे हैं। हमारे साथ फारूक सिंधु मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रहीम यार खान से, और इस इलाके को भी ओबियसली कवर करते हैं। तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, देन क्या वाकई हुकूमत ने कुछ किया है इस सूरत हाल को लेकर या अभी नहीं किया? फारूक, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ ज़रा ये सूरत हाल हमारे सामने रखें। क्या सूरत हाल है इस वक्त मजमूई तौर पर, हालात हैं क्या वहाँ पर? जी, जैसा कि आपको मालूम है, ये खित्ता चोलिस्तान जो है 66 लाख एकड़ पे महीत है और ये इसकी 425 किलोमीटर लंबाई है। और ये हमारे बहावलपुर डिवीजन के 3 अजला रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के जो मलहका है। तो अभी जो सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने बिल्कुल नोटिस लिया है, और ये हर साल जब 1-2 साल बाद खुशहाली आती है ऐसे नोटिस होते हैं, फिर इंतज़ामिया भागती है। तो ये 66 लाख के एरिया को कवर करना और वहाँ जो लोग आबादियाँ मकीम हैं उनको पानी की फराहमी करना, ये एक नामुमकिन सी बात है। हमारी हमेशा हम देखते हैं हर 1-2 साल बाद जब ये खुशहाली आती है तो एक इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद होती है। कुछ जो पानी के टैंकर है वहाँ पहुँचाए जाते हैं और उनकी तस्वीरें जारी करती जाती हैं। हमारा जो चोलिस्तान है एक है उसका लोअर चोलिस्तान जो तकरीबन 20 लाख एकड़ पे है, और एक है ग्रेटर चोलिस्तान जो 44 लाख एकड़ पे है। अच्छा। लोअर चोलिस्तान में तो शहरात हैं और कुछ जो आबाद इलाके वहाँ नहरें हैं, और लेकिन जो ग्रेटर चोलिस्तान 46 लाख एकड़ पे है वहाँ कोई शहरात का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बड़ी गाड़ियाँ जो बैंकर हैं या पानी ले जाने वाले बड़े टैंकरों की जरूरत होती है, तो वो होती है। अब आप देखें कि कोई भी मौसम ने अलर्ट जारी किया है कि जी खुशहाली है और गर्मी की एक शिद्दत में बढ़ रही है, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में उस अलर्ट को समझा जाता है, लेकिन खित्ता चोलिस्तान के लिए इस अलर्ट को इंतजामिया नहीं समझती और हर साल मवेशियों की हलाकत होती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर बर वक्त मवेशियों को या इंसानी आबादी तकरीबन हमारे उधर चोलिस्तान में 2 लाख। अच्छा फारूक, ये भी बताएं, ऑब्वियसली हर साल इस तरह के हालात होते हैं, जो मकामी लोग हैं उन्होंने नकल मकानी तो शुरू कर दी है, अब किस तरह से अब वहाँ पे इंतजामात को देखा जाएगा? ऑब्वियसली नोटिस की आपने खुद भी बात की कि वज़ीर आला ने नोटिस लिया है, लेकिन स्टिल वहाँ पे लोगों को नकल मकानी के लिए भी तो बहुत मुश्किलात ऑब्वियसली होंगी। फिर उसके साथ साथ पानी का इंतजाम नहीं है, दीगर मामलात हैं, इसके हवाले से भी बताइएगा। हाँ, जो अभी नोटिस हुआ है उसका मामला ये है कि चोलिस्तानी जो हैं वो खाना बदोश लोग हैं और यहाँ चोलिस्तान में बड़े बड़े गले रखने का रिवाज बरकरार है। मतलब एक
जो चोलस्तानी है उसकी किसी के 500 गाय हैं, किसी के 200 बकरियां हैं, किसी की 600 भेड़े हैं। अच्छा। तो वो जब ये नोटिस होने से पहले अगर मौसमी अलर्ट जारी किया जाए और उनको बताया जाए कि अभी आपके जो तोबा जात हैं उसकी पूरी तादाद है और उसमें पानी की मकदार होती है कि कब बारिशें हुई और ये कब तक पानी चलेगा। ठीक है। अच्छा फारूक, अभी आपने एक पॉइंट ये बताया कि ये हर साल ऐसे होता है, मवेशी मरते हैं, फोटो सेशंस होते हैं, इंतजामिया करती है और चली जाती है। एक तो इससे पहले जो हमारे वजीर आला थे बुज़दार साहब, उनका ताल्लुक भी साउथ पंजाब और इन इलाकों से था, पसमानदा इलाकों से, तो क्या उन्होंने भी कुछ नहीं किया इन इलाकों के लिए? नंबर 1। नंबर 2, अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो इसका हल क्या है? क्या मकामी लोगों के पास इस सारे मामले का कोई हल है मुस्तकिल बुनियादों पर कि जिससे ये बार बार हर साल ये फिल्म रिपीट ना हो जो होती है? देखिए जी, हमारी जो अभी चोलस्तान का पाइपलाइन बिछी हैं, 4 पाइपलाइन है, वो सिर्फ बहावलपुर जिला की हदूद से गई हैं और उनको सिर्फ बहावलपुर की हदूद से जो महलका चोलस्तान है वहाँ उनको पानी मिलता है। ठीक है। जबकि हिंजर खान में 16 लाख एकड़ का चोलस्तान है महलका हिंजर खान के साथ और भावनगर के साथ, वहाँ ऐसी सहूलत नहीं है। ये हमारे जितनी भी हुक्मरान हैं या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये चोलस्तान में अपनी छुट्टियां गुजारना या जब कोई इनका गेस्ट आए उनको ले जाना, लेके तो जरूर आते हैं। वहाँ की ये सकाफती रनाइयों, तहजीबी रनाइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं, वहाँ के किला आजाद की सैर करते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल करना चाहिए, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, अब नीचे खारा पानी तो है। अभी आप देखें कि अगर जहाँ बड़ी इतनी 2 लाख आबादी है तो वो उसकी ज्यादा आबादी हमारे लोअर चोलस्तान में है, जो ग्रेटर चोलस्तान। अच्छा फारूक, क्विकली बताइएगा कि यहाँ पे इन इलाकों में जब हम बात करते हैं तो मवेशियों की हिलाकत की वजह लिम्पी स्किन के हवाले से भी कहा जा रहा था, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? क्या ये भी एक रीजन है? जरा क्विकली बताइएगा हमें। जी अरमला, ये एक भयानक इंकशाफ है। जो बड़ी जानवर हैं जिसमें गायें हैं, उनकी हलाकत चोलस्तान में लैम्पी स्किन वजह बनी है। अच्छा। ये आपको याद होगा कि 3 मार्च 2021 को ये कराची में जब कुछ लोगों ने पोर्ट किए, जानवर बाग से मंगवाए, उनके साथ ये बीमारी आई और पूरे सिंध को इसने लाखों जानवरों को मुतासर किया। अब सिंध हुकूमत ने तुर्की से 40 लाख जो वैक्सीन की डोज है वो मंगवाई है, लेकिन पंजाब। ठीक है फारूक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपसे। सूरत हाल हम जानते नहीं कि सूरत हाल बताने का फारूक सिंध अपडेट कर रहे थे। बहुत नाजुक सूरत हाल है चोलिस्तान के अंदर। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला ने नोटिस तो लिया है, लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक चंद टैंकर्स आते हैं, फोटो सेशन होता है, मसाइल हल नहीं होते। अब उन जानवरों की बात और कौन करेगा जो खुद तो फेसबुक पे या ट्विटर पे आवाज़ नहीं उठा सकते, बेज़बान है और मर रहे हैं। सबको इस बारे में सोचना है। इस सूरत हाल, इसका मुस्तकिल हल ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे घंटे में हम आ चुके हैं और अब हमारे पास इस घंटे में भी बहुत कुछ है, सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे हेडलाइंस। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार खान से। शख्सियत में शुक्रगुजारी की कैफियत कैसे पैदा की जाए, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टेक इवेंट फ्यूचर फेस्ट 13 मई से 15 मई तक इस्लामाबाद में होगा। वेलकम बैक। इस हाफ में भी आपके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ऑफ कोर्स है हमारे लिए। सबसे पहले आपको सेगमेंट ओवर कप ऑफ कॉफी दिखाते हैं, जिसमें हमना खालिद आज शानदाना गुलजार साहिबा से मुलाकात करा रही है आपकी। तो देखते हैं आज ओवर कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद और आज मेरे साथ हैं शानदाना गुलजार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और फर्स्ट वन, जब सबसे पहले मैं आपको रिसर्च करती बैठी हुई तो मैंने देखा कि आपका ताल्लुक KPK से है। जी बिल्कुल। तो जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा, सियासत, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपने देखे और फैमिली का सपोर्ट कितना था? थैंक यू हमना। वो तो ज़रा आसान क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, वो तो कभी इशू नहीं था। जिस चीज़ की थोड़ी सी फ़िक्र थी, हमारा इलाका क्योंकि कंजर्वेटिव एरिया है और पिछले 15 साल 20 साल से तकरीबन जो ये वॉर अगेंस्ट टेरर था अमेरिका का, उसमें बदकिस्मती से मुलविस हो गया क्योंकि हम बॉर्डर पे है हमारा इलाका।
सो बहुत तकलीफ़ हमारे लोगों ने उठाई, तो मुझे उनका थोड़ा डर था कि उनके दिल में ना आए कोई चीज़ के, वो मुझे ऐसे देखे जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ उस इलाके का एक कारिंदा जो बेहतरी लाना चाह रहे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। रही बात कैसे आई पॉलिटिक्स में, तो मैं ट्रेड लॉयर हूँ, तो पिछले 24 सालों से 25 सालों से वकालती करी थी डेवलपमेंट की। लेकिन फिर जब ये ऑफ़र आई तो ऑब्वियसली आपको पता है कि M&A की तनख्वाह और प्राइवेट सेक्टर में कितना फ़र्क होता है। सो मैंने इनिशियली ज़रा हेजिटेंट थी, और प्लस हमारे घर में नए वालिद की वफ़ात भी हुई थी, तो आई वाज़न्ट श्योर कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। प्लस मेरे भाई को सीट मिलनी थी, उसको नहीं मिली। सो थोड़ी कन्फ्यूजन थी, बट मेरे एक्स बॉस ने काफ़ी डांटा कि लोग भागते हैं सीटों के पीछे और आप अल्लाह का शुक्र करें कि आपको खिदमत का मौका मिल रहा है। और मैं जो तनख्वाह का काम था, मैंने कहा तनख्वाह का क्या करनी है। एनीवेज उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बाप शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि रिज़्क अल्लाह की तरफ से होता है, वो कम होगा ज़्यादा उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकती, वो अल्लाह ही देगा आपको। तो टेक द लीप ऑफ फेथ, टेक द प्लंज एंड लेट अल्लाह डिसाइड फॉर यू। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ये पूछूं कि आपने कहा आप ट्रेड लॉयर हैं जी, तो आपके दौर में यानी तहरीक इंसाफ के दौर में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कितना ब्रेक थ्रू मिला? देखिए, पाकिस्तान के बने हुए 75 साल इस साल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारी कभी भी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं बढ़ी। पूरी 75 साल की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स 32 बिलियन डॉलर तक चली गई हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई 2008 से लेके 2018 तक। आप बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आपके पास टाइम मिले देख लीजिएगा, इट्स कॉल्ड पाकिस्तान एट 100, वर्ल्ड बैंक की किताब है। ठीक है। उन्होंने उसमें खामियां भी पाकिस्तान की बताई हैं कि इंशाल्लाह 2047 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, किस नहज पे। उसमें उन्होंने एक बात बताई, कंपैरिजन की कि जो तकलीफ पाकिस्तान को 2008 से 18 तक हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जो ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं ना बिजनेस के, वो सारे ख़राब हो गए। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यू आर द मतलब मेंबर भी थी आप नेशनल असेंबली की, तो वो आपका सफ़र कैसा रहा? मिक्स्ड बैग है। एक तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन थी, खातून थी, रिजर्व्ड M&A थी, और ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम एक चौथाई हिस्सा, मतलब सेनेट और नेशनल असेंबली का मिला के तकरीबन 106 हम M&As और सेनेटर्स थे who were under the age of 45 on the day we took oath। पाकिस्तान में आप एज अ पॉलिटिशियन कामयाब नहीं हो सकते अगर आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में ना हो या आपके पास ठीक ठाक पैसा ना हो। बहुत अच्छे कॉलीग्स थे, इज्जत रखी, मान रखा, काम किया, और ये मैंने देखा कि जो बंदा काम करता है वो खुद ही आगे निकल आता है, बंदा या बंदी फॉर दैट मैटर। अच्छा, आपने किन किन बिल्स में अपना जो है किरदार अदा किया अब तक? मैं इस तरह तो जी बहुत सारे बिल्स थे, लेकिन क्योंकि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, तो पार्लिमानी सेक्रेटरी आप काबीना का हिस्सा गिने जाते हो, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट बिल ही प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो काम मैंने किया, फॉर एग्जांपल मेरे 4-5 मोटे मोटे एरियाज थे। एक मैं पाक अफगान अमन पे काम कर रही थी, खासकर अफगान औरतों के लिए, ये तालिबान से पहले भी, तालिबान के बाद भी। दूसरा मैं KPK में जो एक्स फाटा एरिया है और एक्स पाटा, वहाँ पे जो मसाइल हैं खासकर बच्चों और ख़वातीन के, उन पे काम कर रही थी। तीसरा ज़राअत पे, बट दैट वाज ऑल पाकिस्तान। चौथा जो हम काम कर रहे थे, एंड आई गेस हमने काम कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा था, एक्सपोर्ट्स पे हमने बहुत काम किया कि ये कैसे हम ज़र मुबादला बढ़ाएंगे। एक माइंडसेट है पाकिस्तान में कि जी कुछ लोग हमसे कम हैं। एक मैंने का नाम नहीं लूँगी, मुझे एक दफ़ा कहते हैं आप लोग, मैंने पूछा, मैं कहा आप क्यों खान साहब के पीछे पड़े, आपको क्या बिगाड़ा है उन्होंने? आगे से कहते हैं बेटा तुम लोगों की जो इक्वालिटी है ना, बराबरी, ये इंसाफ जो आपका है, वो इस मुल्क में नहीं चलने वाला है। सर क्यों? कहते हैं देखिए बेटा, जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में है कि एक ड्राइवर भी मेरी बेटी से निकाह पढ़वा सकता है अगर वो रिश्ता मांग ले। मैं कहा जी बिल्कुल। तो कहते हैं ये तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, हम तो चौधरी पैदा हुए हैं, वो तो नौकर पैदा हुए हैं। मैं चुप थी। मैं कहा जी अल्लाह ने तो कभी किसी को चौधरी और नौकर नहीं पैदा किया, लेकिन आप जिस दुनिया की बासी हैं, कहते हैं बेटा तुम लोग नए नए आए हो M&As, अकल आ जाएगी तुम लोगों को। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ़र्क नहीं है, सोच का फ़र्क है। तो इसी में मुझे लगता है कि शायद आंसर भी आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाई यू चूज मतलब PTI एज कम्पेयर, आप क्योंकि इससे पहले आप किसी भी मेरे ख्याल में पार्टी का हिस्सा नहीं है, डायरेक्ट यू जॉइन PTI, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? दो चीज़ें, मेरे वालिद तो PTI में थे ब्रीफली बिफोर ही डाइड, ही वाज सिविल सर्वेंट सारी उम्र, फिर उन्होंने PTI ज्वाइन किया और फिर उनकी वफात हो गई। मेरे भाई ने ब्रीफली ज्वाइन की थी पीपल्स पार्टी, मेरे बहनोई वहाँ पे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ये पैगम्बरों की पार्टी नहीं है, फरिश्तों की पार्टी नहीं है, लेकिन मुझे और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता, क्योंकि मैं 24 साल लीगल एडवाइज़र रही हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कॉमर्स मिनिस्टर को, सिंस 2003। तो मैंने तो सबको देख लिया था ना कि
कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, पाक दोस्त कौन है। ऐसे भी मैंने मिनिस्टर्स देखे हैं जो पाकिस्तान दोस्त तो थे बट उनकी पार्टी उनको काम नहीं करने देती थी। और अगर मैं अब आपसे, जिस आपने अपनी स्ट्रगल बताई, तो जितनी भी यंग जनरेशन है स्पेशली गर्ल्स, अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहें तो वो क्या क्राइटेरिया, आप उनको क्या ऐसा मैसेज देंगी जो ईजी गोइंग है? क्योंकि आपने कहा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, द बेसिक जो हमारे यहाँ का एक चलता आ रहा है। तो अगर ये सब कुछ नहीं है और जस्ट टैलेंट है देन देखिए, बाकी पार्टियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। पीटीआई का मैं बता सकती हूँ, हमारा एक बहुत ही तगड़ा इंसाफ लॉयर्स विंग है, इंसाफ डॉक्टर्स विंग है, इंसाफ यूथ विंग है। हर किस्म के हमारे डिफरेंट है, आप उनमें शमूलियत करें। लेकिन आपको एक शौक होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे ग्लैमर चाहिए, टीवी पे आना है, मैं हीरोइन लगूँ या हीरो लगूँ। नो, आपके दिल में अपने इलाके के लिए तकलीफ है, आप फ़र्क करना चाहते हैं और आप स्ट्रगल करने को तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ करियर्स हैं जिसमें पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए एक्सेप्टेंस ज़रा ज़्यादा आसान है, यानी कि डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, नर्स हो गए, इन चीज़ों में, टीचर्स, इनमें ख़वातीन के लिए एक्सेप्टेंस है। सो मुझे ये होता है कि अगर आप थोड़े से डाढ़े दिल के हों, अगर आप खून खराबा दे सकते हो तो डॉक्टर बन जाए। अगर आपको बोलने का शौक़ है, बहस करने का शौक है, दिमाग लड़ाने का शौक है, तो वकालत में चले जाएं, पॉलिटिक्स में आ जाएं। लेकिन मेहनत तो पाकिस्तान बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपकी जितनी भी सारी बातें जैसे मैंने सुनी तो मुझे फील होता है कि इन सब में मुझे नहीं लगता कि आप फैमिली टाइम बड़ी मुश्किलों से मैनेज करती हैं या कर सकती हैं। तो यही मेरा आपसे लास्ट वन क्वेश्चन है, किस तरह से आप अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, मैनेज करती हैं सारी रूटीन? बहुत मुश्किल से। मेरी वालदा और मैं इकट्ठे यहाँ रहते, मेरे पापा की डेथ हो गई। तो अब ये होता है कि सुबह, अभी तो खैर असेंबली नहीं है, अब तो हमने रिज़ाइन कर दिया है, बट जिन दिनों में असेंबली थी 9 to 5 मिनिमम होता था, और फिर टीवी शोज़ होते थे, शाम को करने होते थे, फिर 9 to 6 भी हो गया, 9 to 7 भी हो गया। तो शुरू में तो मैंने 12-14 घंटे काम किया था, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि अम्मी नेगलेक्ट हो रही थी। सो फिर मैंने टीवी शोज़ बंद कर दिए। पिछले 10 महीने पे मैं टीवी से नहीं गई। उसे ये था कि एटलीस्ट घर हम 2 वक्त का खाना, नाश्ता और डिनर इकट्ठे कर लेते थे, कोई बाजार गए, कुछ कर लिया। ज़िंदगी मौत का पता नहीं चलता, कौन पहले जाता है। सो लेट मी डू व्हाट आई कैन, और एक दफ़ा इंशाल्लाह सब कुछ स्टेबल जाएगा, फिर मैं टीवी से गायब, स्क्रीन से गायब हो जाऊँगी। लेकिन क्योंकि फैमिली टाइम वाकई नहीं बैलेंस होता, एंड चाहे रिलीजन हो चाहे कॉमन सेंस हो, फैमिली कम्स फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है ना, थोड़ा सा लाइटर मोड की तरफ चलेंगे। रैपिड फायर है, कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ऑप्शंस लाइटर मोड में ही होंगे। चल। अच्छा, इन दोनों में से खाने में आपको क्या पसंद है, लोबिया या पुलाव? लोबिया। इनमें से किस चीज़ में आप सफ़र करना पसंद करेंगी, जहाज़ या रेलगाड़ी? जहाज़। KPK के कौन सा इलाका आपको ज़्यादा पसंद है? नथिया गली। अगर इमरान खान की जगह पार्टी की क़यादत किसी और को संभालनी पड़ जाए तो किसको वोट देंगी, शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर आरिफ अलवी? तीसरा ऑप्शन दे दूं? हाँ, आप दे दें। क्योंकि दोनों मुझे पसंद है तो मैं दोनों में चूज़ नहीं करूँगी। तीसरा न्यूट्रल ऑप्शन असद उमर साहब। ठीक है, आपके ऑप्शन। इनमें से किसको सियासत छोड़ने का मशवरा देंगी, हमजा शहबाज या मरियम नवाज? दोनों को। अगर दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो किस पार्टी से टिकट लेंगी, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ। खेलों में आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद है या वॉलीबॉल? क्रिकेट। आखिरी मूवी आपने कौन सी देखी थी? यार सिनेमा तो बंद है ना, सोचो मैंने कौन से घर में, तो नेटफ्लिक्स पे मैं मूवी ज़्यादा, मैं सीरीज देखती हूँ। एक बहुत ही खतरनाक सीरीज है ब्लैक लिस्ट, वो देखती हूँ। आखिरी बार घूमने के लिए फैमिली के साथ कहाँ गई थी? फैमिली के साथ आई थिंक लास्ट ईयर गए थे, नथिया गली। लास्ट ईयर। इमरान खान साहब की एक कोई खूबी? वो अपने आप को हम में से एक समझते हैं, और ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी हम सब के लिए। लेकिन अगर सैयद फ़खर इमाम साहब की मैं आपको ज़बानी बताऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे उनका इंट्रोडक्शन बताया, कहते बेटा वो जो भी लोग उनके बारे में कहे, एक बात याद रखो, और वो बहुत मासूम है, और जो उनकी फाइनेंशियल स्क्रूपलेसनेस है, यानी 1 रुपया की ज़िंदगी में उन्होंने कभी उलट सीध नहीं किया। कहता है इसलिए मैं 40 साल काबीना में रहूँ बट ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। सो आपको दिल फिर सुकून से जाता है कि एटलीस्ट मैं सही बंदे के पीछे खड़ी हूँ। सपोर्ट करें से। एब्सोल्युटली। चलें, ये तो आज का रैपिड फायर स्मूथ सेंड हुआ है। नहीं तो हमेशा कुछ टफ होता है, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
वेलकम बैक टू अब बात करते हैं सबसे अहम मौजू की। अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लिया जाए तो ये जो स्टार्टअप्स की ऑप्शन है, ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, शायद हम उसको टैप अभी तक बिल्कुल करने में कामयाब नहीं हुए। सिर्फ हम अगर गुज़िश्ता 18 माह की बात करें तो इसमें तकरीबन $1 बिलियन की सरमायाकारी हो चुकी है। ये पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। इसको मजीद उभारने के लिए जी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा टेक इवेंट है, हमने इसके बारे में पहले भी रिमेंबर बात की थी। ये 13 मई से हो रहा है और यानी कि आज 13 मई है तो आज से शुरू हो रहा है और 15 मई इतवार तक जारी रहेगा। फ्यूचर फेस्ट 2022 इसका नाम है और एक्सपेक्टेड ये है कि मोर देन 50,000 पीपल इसके अंदर शामिल होंगे, इसके अंदर शिरकत करेंगे। 300 से ज्यादा स्पीकर्स को मदऊ किया गया है और पहली बार इसमें जो मारूफ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज हैं, जिसमें एपिक गेम्स है, बाइनेंस है, क्यूकॉइन है और दीगर कई बड़ी कंपनियां इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं और इसमें 12 के करीब मुख्तलिफ आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज भी शरीक हो रहे हैं जो कि इसका हिस्सा होंगे। बहुत बड़ा टेक फेस्ट होने वाला है फ्यूचर फेस्ट के नाम से 2022। इससे पहले भी ये कामयाब करा चुके हैं। हमारे साथ अर्जिश आजम मौजूद हैं जो कि फाउंडर फ्यूचर है। बहुत शुक्रिया अर्जिश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। अर्जिश, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपका इवेंट आज से स्टार्ट होने वाला है। ऑब्वियसली अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान को इस तरह के इवेंट्स की नो डाउट बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी नई कंपनीज, मारूफ कंपनीज आज इस फेस्ट का हिस्सा बनने वाली हैं। सबसे पहले तो हमें बताएं 3 रोज़ा फेस्ट में क्या क्या लोगों को देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया जी कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पर आने का। ये बिल्कुल जिस तरह आपने बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है और इसमें ना सिर्फ के कोई 300 से ज़्यादा स्पीकर आ रहे हैं बल्कि 120 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनमें से बहुत सी पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई हैं। बाइनेंस, एपिक गेम्स, क्यूकॉइन, बिटओएसिस, बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनीज जिस मुल्क में काम कर रही हैं, रोज़गार दे रही हैं, उनको मौका मिला कि वो आएँ और मिलें। ख़ासकर कोरोना के बाद ये बड़ी इसकी ज़रूरत थी क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आ रही है, $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इस 3 दिन में वो सारे स्टार्टअप्स भी आएंगे जिनमें ये इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इन्वेस्टर भी आएंगे जिन्होंने ग्लोबली बाहर से ये पैसा इस मुल्क में इन्वेस्ट किया है। कोई 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पीकर हैं हमारे पास। और उसके साथ साथ ये जो एक्सपो हम एक लगा रहे हैं जो आप मार्कियाँ देख सकते हैं, पहली दफ़ा किसी इवेंट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 7 मार्कियाँ इकट्ठी लगाई गई क्योंकि टेक्नोलॉजी का सेक्टर ही बस इतना बड़ा है। तो उसमें ये एक्सपो भी चलता रहेगा ताकि आम आवाम भी और यूथ है वो आके देखे और सीखे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज कर क्या रही हैं और वो किस तरह इस मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने रॉक स्टार्स हैं हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो लाखों डॉलर कमाते हैं अपने घर से बैठ के लैपटॉप पे, हम उनको बुला रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करें ताकि उनको रोल मॉडल बनाएं और हमारी जो यूथ है वो उनसे सीखे, उनके कदमों पर चले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ज़राए मुबादला है जो IT एक्सपोर्ट से $2 बिलियन अब आता है, इसको हम $20 बिलियन तक लेकर जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्लान है। एक तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे लोग जा सकते हैं ये भी बता दीजिए। विद दैट स्टार्टअप्स की अहमियत क्या है? आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम आप आए थे मैंने उस वक्त भी सवाल आपसे किया था, मैं दोबारा इसलिए करूँ कि लोगों में अवेयरनेस आए एक स्टार्टअप की क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल। किस हद तक टैप कर पाए हम इस पोटेंशियल को अब तक? इसको कॉम्प्रिहेंसिवली जरा जवाब दीजिएगा। जी ये वेन्यू जो है वो F9 पार्क है, फातिमा जिन्ना पार्क, क्योंकि जितना बड़ा इवेंट था हमें ग्राउंड में पूरा सेटअप लगाना पड़ा है। तो ये सेटअप भी अपनी नौइयत का पहली दफ़ा इतना बड़ा लग रहा है जिसमें कि मार्कियाँ भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, फिर कॉन्सर्ट और फूड फेस्टिवल का भी सेटअप लग रहा है। स्टार्टअप्स की जहाँ तक हम बात करें तो जिस तरह के हमने देखा कि कोई $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। जो 12-18 महीने पहले कंपनीज शुरू हुई हैं वो अब $70-80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेस करें, वो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर से। तो ये बड़ी एक ख़ास बात है। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अनटैप्ड है, यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नया स्टार्टअप आ जाता है और जैसे ही वो आता है तो उसको बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो स्टार्टअप्स के लिए पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में पहली दूसरे नंबर पे एक बड़ी एक्टिव मार्केट कंसिडर की जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके पास कंपनीज आ रही हैं जिसके नाम तो हमने लिए हैं, और क्या सरप्राइजेस इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है और हाउ वुड वी कॉल इट अ सक्सेसफुल इवेंट? एक तो पार्टिसिपेशन है, आप एम क्या कर रहे हैं इस इवेंट के बाद? एज यू सेड वी आर गोइंग टू रीच टू $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इस जो पोटेंशियल है इसके मुताबिक हम अगर जाते हैं। जी
जी सो देखिए, हमारा एक मकसद ये कि हम सारे इकट्ठे हों टेक्नोलॉजी के कॉज के लिए, इस कॉज के लिए कि हमें लगता है कि आईटी के थ्रू हम सारे इस मुल्क की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं। हम सारे उन सक्सेस स्टोरीज को, उन स्पीकर्स को, उन इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं जो इस डोमेन के एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी इसमें अच्छा काम करें। और हमारी कामयाबी यही होगी कि अगर हम 1000 भी बच्चों को ये सिखा पाएं कि आप ऑनलाइन जाके कमा सकते हैं, आप अपना करियर खुद बना सकते हैं। और इमेजिन करें कि अगर 1 मिलियन लोग अगले 5 साल में ऑनलाइन कमाना शुरू कर दें और अगर सिर्फ $10,000 भी साल का कमाएं तो $10 बिलियन हर साल इस मुल्क के ज़राए मुबादला में आएगा। और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो लाख डॉलर कमाते हैं, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल दुनिया में रहते हैं। आपके पास लैपटॉप हो और इंटरनेट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस इवेंट का मैसेज और इस इवेंट का मकसद यही है कि हम ये रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। ठीक हो गया। अच्छा अर्जिश, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आपने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर गाइड करना चाहते हैं। ट्रेनिंग्स के हवाले से भी ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि ट्रेनिंग्स किस तरह की होंगी। आपने बहुत सारी नई कंपनीज़ हैं, जिस तरह आपने खुद भी कहा है, एपिक गेम्स है, बाइनेंस है, ये लोग पहली बार तबा पाकिस्तान आ रहे हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात भी है और बहुत कुछ एक नया सीखने को भी मिलेगा। सो हाउ डू यू सी इट? जी बिल्कुल। सो ये जो सारी कंपनीज आ रही हैं, ना सिर्फ के आके अपने आप को शोकेस करें, बट यहाँ पर एक जॉब फेयर भी है। तो इवन एपिक, क्विक्सेल, ये जो सारी कंपनीज हैं ये अपनी जॉब्स भी शोकेस करें। जो भी इस इवेंट पे आएंगे वो ऑन द स्पॉट इंटरव्यू भी दे सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं। फिर जिस तरह आपने ट्रेनिंग की बात की, तो हमारे सेशन तकरीबन 40 टॉपिक्स को कवर करें, जिसमें कि ब्लॉकचेन, Web3, मेटावर्स, जो भी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उस पे स्पीकर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर वो पाकिस्तान में नहीं थे तो वो इस इवेंट पे इंटरनेशनली फ्लाई करके आ रहे हैं। तो 50 के करीब लोग जो हैं वो खास तौर पर इस्लामाबाद में इस टाइम फ्लाई करके आए। हमें बताया जा रहा है कि किसी होटल में इस्लामाबाद में कमरे नहीं मिल रहे, क्योंकि इतने इंटरनेशनल गेस्ट और इतने गेस्ट पूरे मुल्क से इस इवेंट के लिए यहाँ पर आए। That's amazing. Thank you very much। एक तो आप हमें कितनी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं, इतनी ज्यादा खराब खबरों के बीच में एक मस्बत खबर आ रही है और पाकिस्तान के लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक न्यूज़ आ रही है। गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है इस इवेंट को लेकर, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को तो Web3 का पता नहीं है। जब उनसे पूछा गया था अमेरिका के अंदर के Web3 को लेकर आप क्या करें, तो उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज Web3, जो कि चले कोई बुरी बात नहीं। उन्होंने इस बात को एक्सप्रेस कर दिया कि उन्हें नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक नई चीज है तो इसका इल्म तो होना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है सारे इवेंट के ऊपर आपके साथ? जी बिल्कुल। सो प्रेसिडेंट साहब भी आ रहे हैं, हमें CDA की भी सपोर्ट है। इनफैक्ट आपने फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिया, तो फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक गवर्नर, चेयरमैन नादरा और बहुत से दीगर डिग्नेटरीज भी आ रहे हैं। और एक देखें, ये लोग आएंगे, ये इन टेक्नोलॉजीज के एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे, तो तभी आई थिंक कि पब्लिक सेक्टर लीडर्स की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और हमें लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि ये लोग एक्टिवली आके ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि सेशंस को सुन भी रहे हैं कि वो सीखें कि ये टेक्नोलॉजीज क्या है और किस तरह वो इस मुल्क की प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नहीं, दैट्स अमेजिंग। जिस आम पब्लिक के लिए ऑब्वियसली उनके लिए भी एक इंटरेस्ट की लेवल है। बहुत सारे स्पीकर्स भी हैं, दीगर आपने जिस तरह से कहा, आपने मार्केट्स में प्रॉपर सेटअप भी लगाया है, कंपनीज एग्जिबिट भी कर रही हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी पे दुनिया भर में काम हो रहा है। आम पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ साथ उनकी एंट्री, उनका प्रोसीजर, इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे जाने में। जी बिल्कुल। सो ये इवेंट पब्लिक के लिए बिल्कुल ओपन है। कोई भी ऑनलाइन जाए, हमारी वेबसाइट है www.futurefest.pk, वो वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकता है। वो ऑन साइट भी टिकट्स बाय कर सकता है। और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हमने हर रात इसमें कॉन्सर्ट रखा है। तो पहली दफ़ा किसी प्राइवेट इवेंट में वो 12 आर्टिस्ट बुक किए जा रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पब्लिक आए, चाहे वो गाना सुनने के लिए आ जाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि मकसद ये मुफ्त नहीं है। इसकी बिल्कुल एक माइनर सी टिकट है 1000-2000 रुपए की, तो कोई भी आ सकता है। और हर रात का जो लाइनअप है, जो कॉन्सर्ट है, और इंटरटेनमेंट भी हमारा बड़ा फ्यूचरिस्टिक है। हमने जो स्टेज बिल्ड की है कॉन्सर्ट के लिए, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बड़ी स्टेज है। इट इज 150 फीट वाइड एंड 50 फीट हाई। दैट्स ब्रिलियंट। आप बहुत, इट साउंड्स रियली गुड। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और जिस तरह आप इसका स्केल बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त बड़ा स्केल का इवेंट है। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे बेस्ट रिजल्ट्स आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अर्जिश, बहुत शुक्रिया। अर्जिश हमारे साथ मौजूद थे। फ्यूचर फेस्ट होने जा रहा है, आज से इतवार के रोज तक जारी रहेगा। आप लोग भी जरूर जाएं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं उस पर आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत सारी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। शख्सियत में शुक्रगुजारी की कैफियत कैसे पैदा की जाए, ये वही कैफियत होती है जो फिर आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन की जानिब और अच्छी जिंदगी की जानिब लेकर जाती है। इस पे आज दो माहिरीन नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, जो केस पे बात करें। वकार मलिक एंड मैरी परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। जी गाइस।
थैंक यू अर्मला एंड इमरान। हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं। वो बहुत ही इमोशनली कनेक्टिंग टॉपिक हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे शुक्रगुजारी करनी चाहिए, कैसे हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमारे पास जो कुछ है, कम है ज़्यादा है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। आज हम जो बात कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड, द टॉपिक इज़ कॉल्ड द लेस यू हैव द मोर यू अप्रिशिएट। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है वकार साहब जो कि जनरली हम अपने कल्चर में, अपने लोगों के अंदर नहीं देखते, क्योंकि हमें आदत है नैग करने की, कंप्लेन करने की। हर चीज़ के अंदर हम वो कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं जो कि हमें विक्टिम दिखा सके, हम सेल्फ पिटी में चले जाते हैं और उन सब चीज़ों के अंदर हम इतने गुम हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है, हमें उसको कितना अप्रिशिएट या उसके लिए कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है, द लेस यू हैव द मोर यू अप्रिशिएट, इसका मतलब क्या है और कौन लोग इससे रिलेट कर सकते हैं? हमने एक टॉपिक किया था ज़हानत के हवाले से। ज़हानत का एक बहुत बड़ी जेहत जो है यहाँ से समझ आती है कि कौन ज़्यादा ज़हीन है। उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत पैमाना ये है कि किसकी कितनी ज़्यादा दुनिया में लाइक्स है और डिसलाइक्स जो है वो कितनी कम है। ठीक है। हमें मालूम है कि जब हम बचपन में अम्मी हमें शलजम बना के देती थी या भिंडी बना के देती थी, तो क्योंकि उस वक्त बच्चों को चॉकलेट या टॉफियाँ या एक एक्सट्रीम किस्म का वो जायका, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और बच्चे अमूमन जो है इससे करते हैं। लेकिन करते 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 एक ख़ास स्टेज ज़रूर आती है 30 प्लस 40, यहाँ पे आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं कि भिंडी जैसी तो चीज है ही नहीं। हम अपनी सिंपल चीजों की तरफ वापस माइल होते हैं और आप अप्रिशिएट किस लिए करते हैं? ये जो भिंडी से लेके हर वो चीज जो आपको बचपन में नापसंद है, ओवर द टाइम वो क्या वजह है कि एक खास सर्टन स्टेज पे जाके आपको वो तमाम चीजें अच्छा लगना शुरू हो गई हैं। अब आप उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे, अब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसकी वजह शायद यही है कि वो बीच में कहीं ना कहीं पेन में, मिसाल के तौर पर आप किसी प्रैक्टिकल लाइफ में गए, आप कहीं जॉब कर रहे थे, ये जॉब नहीं मिल रही थी, आपको कहीं 1-2 दिन भूखा रहना पड़ा और अचानक किसी ने भिंडी आके रख दी। अब जब आपने खाई तो आपको मालूम हुआ कि भाईजान ये तो कोई बहुत ही चीज है। उस वक्त क्योंकि अबंडेंस थी चीजों की, तो आपको आइडिया नहीं था कि किल्लत में चीजें या तो आपको बहुत भूख लगी है या आपको पता चल गया कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्योंकि दोबारा खाने का नाम ले। लेकिन आप गानों की तरफ चले जाएं। जब मुझे याद है, मेरा क्योंकि पस मंजर जो है वो थोड़ा गाँव के वाले से, तो रेडियो था। अच्छा। और रेडियो पे अगर जब कोई गाना लगता था तो सिर्फ मैं नहीं, एनीबॉडी यानी जो गांव के लोग हैं वो बहुत बेहतर समझते हैं, या पुराने यानी 30-40 साल पुराना अगर किसी की याददाश्त है तो वो बहुत बेहतर समझता है कि जब रेडियो पे गाना लगता था तो आप अपनी तमाम हिस्सियात के साथ पूरा मुर्तकिज हो जाते थे उस गाने में, बिकॉज यू नो कि पता नहीं अब दोबारा कब लगेगा। अच्छा। दिस इज टाइम, क्योंकि अब ये किल्लत है ना, तो आप उसको पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके दरमियान में जो भी ट्यून्स हैं, जिस तरीके से वो कंपोजिशन है, वो एक एक चीज के अंदर आप, जिसको हम साइकोलॉजी में फ्लो कहते हैं, अब उस फ्लो का शिकार हो गए, माइंडफुल हो गए, प्रेजेंट मोमेंट को एंटायरली लिव कर, माइंडफुल हो गए। अब माइंडफुलनेस जो है, मेरी गाड़ी में अव्वल तो मेरे पास साउंड क्लाउड है, मिलियंस ऑफ ऑप्शन, या मेरे पास अगर एक यूएसबी है तो उसमें मेरे पास हजारों गाने हैं, लेकिन मुझे वो फ्लो नसीब नहीं हो पा रहा। फ्लो देखिए किसी जगह पे ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं। मसलन बायोलॉजिकल लिमिट है कि आपकी जो स्टेबल रिलेशनशिप है वो 150 तक हो सकता है, 150 ज्यादा हो नहीं सकता बिकॉज लिमिट्स। अब मेरे पास फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स हैं, पेज में कोई थाउजेंड्स होंगे, बहुत सारे इस तरह के। तो मैं ओवरऑल अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी देखूँ, ऑफिस टू ऑफिस और तमाम चीजों को भी देखूँ, तो तब भी 1500 लोग तो वैसे भी जानने वाले हैं डायरेक्टली। ये मेरी लिमिटेशन से बाहर की चीज है। कुछ लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि हमारी मेमोरी के साथ कोई प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये है कि आप अपनी जो भी इस वक्त हम 30-40-50 सालों में हमारी जिंदगी तब्दील हो गई हैं, वो डाटा जो हमारी जो बायोलॉजी है वो सपोर्ट उस तरह नहीं करती। मतलब मैं कहूँ कि मैं 500 स्टेबल रिलेशनशिप रख लूँ, दिस इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से मेरे पास अगर 5 मिलियन सॉन्ग्स हैं किसी, तो ठीक है, मेरा मतलब है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं वो अपना, स्पेशली जो एकेडमिया के लोग हैं, यानी आप MIT चले जाएं या ऑक्सफोर्ड चले जाएं या हार्वर्ड चले जाएं, या इवन फेसबुक के जो पे आप मार्क की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, या जिस तरह हम बात करते हैं इवन बिल गेट्स की, एनीबॉडी, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सादा होगा,
ठीक है, वो वापस उस तरफ, या आप यूं समझिए किस तरह यूरोप ने साइकिल से लेके फिर गाड़ी पे और फिर पूरा एक सफर किया और फिर वापस साइकिल पे चले गए, बिकॉज दे नो कि हमारी बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज जो है वो लाइफस्टाइल से मुतल्लिक हैं, और क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो हमें वापस अब है तो ये किल्लत, या इसको हम क्या कहते हैं, ये लेस है ऑफ कोर्स, ज्यादा तो फिर गाड़ियां ना, लेकिन उनको मालूम है कि ये, और फिर ये कह रहे आपको ये मालूम हो जाता है कि जो मेरी, देखिए ये भी एक बायोलॉजिकल लिमिट है कि मैं एक ही गाड़ी में सफर कर सकता हूँ, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मैं कोई, मेरे पास 10 गाड़ियां और मैं 10 पे एट ए टाइम सफर कर रहा हूँ, ऐसे कोई सुपर पोजीशन हो जाती है, मुमकिन नहीं है, लिमिट्स हैं। आपने जैसे ही आपने किसी भी चीज को भी आप खाना खा रहे हैं, आपने जैसे ही निवाला लिया और हेड टू टू 40 ट्रिलियन सेल्स अगर नाच उठे हैं, ठीक है, और झूम गए हैं कि ये क्या मतलब, आपने, दिस इज एप्रिसिएशन, ये आपने अप्रिशिएट किया, ये आप एप्रिसिएशन जो है वो ब्लेसिंग है, वो किसी गरीब आदमी को ब्लेसिंग हो सकती है, एक अमीर आदमी इस ब्लेसिंग से महरूम हो सकता है। इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ना स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि वो जो स्केर्सिटी है वो इकोनॉमिक्स के पहलू से देखें अगर, तो वो तो ये है कि आप कुछ काम करने में आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अब इसको देखें तो इसका मतलब ये कि कोई चीज जितनी स्केर्स होती है, जिस चीज की जितनी कमी होती है, उतनी ज्यादा हम उसको अहमियत भी देते हैं। वो आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि अब हमारे पास साउंड क्लाउड है और उस टाइम पे रेडियो पे एक टाइम पे एक गाना लगना था, तो अब क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं दोबारा चला लूंगा, तो इसलिए मुझे एंटायरली 100% अपनी अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारा जो मेन प्राइमरी टॉपिक है कि हम अप्रिशिएट जब नहीं करते, और दीज पीपल जो कि आज दुनिया के उन मुकामों के ऊपर हैं जिसके बारे में हम सिर्फ पढ़ते हैं, और वो लोग हैं जो कि बैक टू स्क्वायर वन चले गए हैं, जैसे मार्क जो है फॉर एग्जांपल, उनका एक रूल है कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, और वो एक ही टी शर्ट का कलर और एक ही जो पैंट्स हैं उसका कलर पहन के वो अपना सारा दिन गुजारते हैं, और उनका फिलॉसफी ये है कि मैं सुबह के टाइम में अगर मैंने डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम जाया कर दिया तो मैं बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो हम एज नॉर्मल पीपल जो कि मार्क नहीं है, जो कि बिल गेट नहीं है, वो इस चीज को, इस क्वालिटी को अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है? मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक नॉलेज के साथ है। अगर आप स्केल से वाकिफ हैं, मसलन अगर आपने कॉस्मोलॉजी को थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया आपने, दूसरा जो है आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स में आप चले गए हैं और पार्टिकल लेवल पे चले गए हैं और वहाँ पे आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को, और फिर तीसरा एक बहुत बड़ा फिनोमेना लाइफ का है। सो लाइफ और ये मादे का, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जाना और फिर कॉस्मोलॉजी, इन तीनों बिग एरियाज में अगर आपने हार्ड क्वेश्चन आपको इकट्ठे हो गए आपके सामने कि हार्ड क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और पिछले सैकड़ों सालों से सॉल्व नहीं हो रहा है, अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, इधर उधर करना शुरू, लेकिन वहां पे आपको जो सबसे पहले जो चीज को एहसास हुआ वो हुआ कि ये चीज तो बहुत, यानी जो डाटा है जिसको मैंने एनालिसिस करने हैं, ये जो भी ये तमाम स्केल है, इसके हिसाब से मेरी लाइफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, तो ये तो मैं फंस चुका हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। अब जब आप इस चीज में जाते हैं, या आप एक बेसिकली आप इंसानियत से मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, और ये जो मैग्नीट्यूड है पाकिस्तान में खिदमत का, ठीक है, तो ये पोटेंशियल है, मतलब यानी जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये जितनी गुर्बत है, जब आप उसको देखते हैं, मतलब एदी साहब हैं, तो एदी साहब जानते थे कि उनकी लाइफ कितनी महदूद, ठीक है, हालांकि वो कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, बट उनको इस स्केल का आइडिया हो गया था कि कितनी गुर्बत है और मेरी जिंदगी कितनी कम है और मेरे लोगों को कितना ज्यादा फैसिलिटेट करना है। तो एक्चुअली जब आप वहां पे जाते हैं ना, समंदर देख लेते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो आप मार्क के पास ही पहुंच जाते हैं, बिकॉज नाउ आपके चले वो एरियाज डिफरेंस है, लेकिन वो है। सेकेंडली मेरी, यानी अगर लिटरेचर के अंदर जमालियात या एस्थेटिक्स पे बहुत कुछ लिखा गया, तो वो जो एस्थेटिक्स थी वो जिस बंदे ने लिखी हैं, जो हुस्न की जो जितनी तारीफें की हैं, उसकी अपनी जाती जिंदगी में हुस्न की कोई ऐसी अबंडेंस नहीं थी, या ऐसा नहीं था, कम था, उसको अप्रिशिएट कर रहा था, अप्रिशिएट करने के लिए क्योंकि उसके अंदर से सब कुछ निकल रहा था, उसको लफ्ज चाहिए थे, उसको इजहार चाहिए था, उसने खूबसूरत इजहार किया। जिंदगी का मीनिंग, जिंदगी में अप्रिशिएट कैसे करना है अपनी चीजों को, ग्रेटफुल कैसे होना है, वो सब चीजें आप खुद क्रिएट करने के कंप्लीट केपेबल हैं, और हमें इस चीज का फायदा उठाते हुए अपनी हर मोमेंट को माइंडफुल बनाने के लिए खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे अगेन। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको मिलवाते हैं, बल्कि दिखाते हैं टाइम आउट विद एहसन। आपको मालूम है हमारा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सबसे मकबूल शो, और इनफैक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे मकबूल शो, जिसमें कुछ जबरदस्त किस्म की सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात होती है। हर हफ्ते की रात 9 बजे आप देखते हैं, और इस हफ्ते आपकी मुलाकात होगी इसमें उज़ैर जसवाल द सिंगर एंड ज़ोए विका जी, जो कि बहुत जबरदस्त वोकलिस्ट हैं। इन दोनों से क्या बात हो रही है, वी हैव अ टीजर टू शो यू, देखते हैं। चंदा
चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोने। मेरे अलावा ये 3 लड़कियां सबसे बेस्ट सिंगर्स हैं। As I mentioned before, Natasha Noorani, my sister Rachel Vickers-ji. Okay, she's okay, yeah, she's and Nazia Hassan. Do you think कि बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए लाइव के लिए? I guess लाइव गा के ट्रेनिंग हो जाती है। हाँ, exactly, rehearsals में ट्रेनिंग हो जाती है। A lot of people avoid, a lot of singers I've seen कि कभी-कभी वो avoid भी कर रहे थे कि नहीं गाना यार। Because some people are recording artists. There is a difference. Some people are not really stage people. Okay. So I mean, I grew up loving stage. I mean, as a child, I used to play stage. The more you are on stage, आप स्टेज में जब जाते हो, उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। इनकी दुश्मनी से डर लगता है। Oh gosh, Nisha Shafi. Okay, why? I don't know. She looks like a dangerous woman in the sense that she's intimidating. I think she's got a great presence on stage. Ash के गानों में सुर कभी-कभी मिलता है। बेसुर लोगों के गानों में सुर कभी-कभी मिलता है। बेसुरे लोगों के गानों में बेसुरे सुर कम मिलता है। अगर खूबसूरती पर गाना बने तो मैं इसको मॉडल लूंगी। Not ऐसा। ये सामने ये उमैर। हाँ। उज़ैर। ठीक है। मैं तेरी बातों में खो जाती थी, फिर तेरी जैसी ही हो जाती थी, सपने तेरी ओढ़े सो जाती थी, जाने कोने से मैं क्या पाती थी। मैं सिंगर इसलिए बना, वैसे भी आधी बात तो मालूम ही है कि क्योंकि मुझे किसी लड़की ने छोड़ दिया था। ये फजूल बात है, ये ऐसे है नहीं। लेकिन मैं इसलिए बना कि मैंने लड़की को छोड़ दिया था। ये भी नहीं है। मैं सिंगर इसलिए बना बिकॉज आई फील लाइक इट वाज ऑलवेज मेंट टू बी, बट आई गेस ये कहीं पे ऐसे ने कुछ सुना होगा जिसमें मैंने कहा होगा कि बेसिकली मेरा पहला गाना इसलिए था because I was going through maybe a heartbreak. उज़ैर कि मैं CDs ला के मैंने जला दी थी, burn them myself so I can distribute them through a campaign. नहीं जलानी थी, burn। याद नहीं CD burn करते थे, burning a CD। घरों में याद है Pentium 3 और वो CD तो आप एक वो RW वाली CD लाते थे, उसको burn करते थे, अपने गाने ऊपर डालते थे, right, दोस्तों को बांटते थे। Okay, so that's what I did in the beginning. So why were you doing that? कि मेरा जो गाना है वो मैं खुद ही म्यूजिशियन था, मैं खुद ही प्रमोटर था, मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर था। सोशल मीडिया जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? क्या ख्याल? यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देनी नहीं चाहिए इतनी इम्पोर्टेंस। हाँ, वर्क रिलेटेड, it's there for work, it's there to interact with your fans and the people you love and who love you. जितनी एहसन खान ने वीडियोस बनाई है, मुझे लगता है सोशल पे भी शो पहले ही आ गया होगा। नहीं तो एहसन भाई से पूछेंगे हम सब काफी। लेकिन इट लुक्स इंटरेस्टिंग, मजेदार गुफ्तगू हो रही थी और कुछ क्रिस्प वाले सवाल होते हैं, करख्त सवाल हो रहे थे, लेकिन स्टिल इट वाज फन। ऐसे एपिसोड्स देख के आपको वैसे क्यूरियोसिटी होती है, फिर आप इसी और शुक्र है ऐसे कोई शोज है पाकिस्तान में, सिर्फ टॉक शोज नहीं है, ऐसे शोज भी है जिसको देखने से थोड़ा सा आपकी टेंशन कम होती है, रिलीज होती है। वरना अदरवाइज तो एवरी टाइम टू पीपल आर फाइटिंग इन अ शो एंड हम वही देख, और लोग देखना भी वही पसंद करते हैं। वैसे आदत तो पड़ गई लोगों को दिखाने की, लेकिन स्टिल आप ये देखा करें हफ्ते की रात 9 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में टाइम आउट विद एहसन खान, ये तो देखते ही है ना, जो देख रहे हैं तो वो भी देख लेंगे। जब अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी मंडे को। कल परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, वो देखना नहीं भूलना। लेकिन हमारी छुट्टी है, हम छुट्टी मनाएंगे, आप भी मनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।